गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छात्राएं। आज मैं आपका जो फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, उसका अपर्धन चक्र से पहले जो आता है अपक्षय। अपक्षय के बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान जो भी भूदृश्य हैं उन पे दो तरह की शक्तियाँ काम करने लग जाती है। जैसे भूदृश्य निर्मित होता है, एक तो आंतरिक शक्तियाँ और एक बाह्य शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ तो भू आकारों की रचना करती हैं, निर्माण करती है, और बाह्य शक्तियाँ भू आकारों को तोड़ फोड़ कर नए रूप में निर्माण करती है। प्रथम प्रकार की जो शक्ति का प्रमुख आधार पृथ्वी की आभ्यंतरिक शक्ति है, तो दूसरी ओर सूर्य और गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। एक शक्ति भू आकृति का निर्माण करती है तो दूसरी विनाश और अपर्दन करती है। पृथ्वी पर तल पर जब पृथ्वी की आभ्यंतरिक हलचलों के कारण बड़ी विशालकाय पर्वत श्रेणियाँ हैं, पठार है, ज्वालामुखियों और उद्गार घाटी और द्वीप, इन सब का जब निर्माण होता है तो ये आंतरिक शक्ति या महान शक्ति का परिचायक होती है। अपर्दन चक्र इसी प्रकार धरातल पर एक बहते हुए वायु, बहते हुए पानी, बहते हुए जीवन में देखते हुए जो दृश्य मिलता है वह एक 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 क्लिष्ट प्रक्रिया को प्रकट करता है। मतलब एक जिसका संरक्षण सूर्य है, सूर्य से गर्मी, गर्मी से ताप, ताप से वायु, वायु में गति, गति से हवाएं बनती हैं, और गर्मी से समुद्र का पानी भी भाप बनता है, भाप से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से तालाब, नदी, झील बनते हैं, हिम वर्षा से हिमनद बनते हैं। ये सारा चक्र एक चलता रहता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल और नीचे की ओर सब प्रवाहित होते रहते हैं। इससे नए भू आकारों का जन्म मिलता है। इसी प्रकार से जो आपकी अपर्दनकारी शक्तियाँ और अपक्षयकारी शक्तियाँ हैं वह अपना ज्योग्राफिकल दृष्टि से विशेष स्थान रखती है। अपर्दनकारी शक्तियों में तो हवा, पानी, भूमिगत जल, हिमनद, ये जो शक्तियाँ जो ही धरातल पर किसी प्रकार की भू रचना का निर्माण होता है तो ये अपना काट छाँट करना शुरू कर देती है और अपर्दन का काम शुरू हो जाता है। और अपक्षयकारी शक्तियाँ ये धरातल पर स्थिर रहकर कार्य करती है, दीर्घ समय में कार्य करती है। पाला पड़ने से, पानी के जमने से, द्रव रूप में आने से पानी चट्टानों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती है। पहाड़ी श्रेणियों के ढालों पर ढाल से एकत्र हो जाते हैं। पेड़ों की जड़ों से विशाल शिलाखंड दीवारें पर वृत्ति टूट जाती है और तोड़फोड़ हो जाती है। इस तोड़फोड़ पर अपर्दनकारी शक्तियाँ पिल पड़ती है और अधिक बड़े कार्य कर देती है। ये शक्तियाँ स्थितिक होती है। एक स्थान पर सड़ने, गलने, टूटने और फटने में जो कार्य होता है उसी को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय और अपर्दन में अंतर रहता है कि अपर्दन में तो होते हुए मतलब चट्टानों और भूमिगत भूदृश्यों का अपर्दन होते हुए और उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है तो वो अपर्दन एक चक्र होता है। और अपक्षय जो है, अपक्षय प्रकृति प्रदत्त चट्टानों के एक ही जगह पर टूटने फूटने, सड़ने गड़ने और फटने, इनकी क्रियाएं जो होती है वो अपक्षय होती है। दोनों ही का अपना ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस होती है। अपक्षय को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपके यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, ये इस तरह के कारक हैं जो कि अपक्षय को प्रभावित करते हैं। यांत्रिक अपक्षय में अब ये देखने को मिलता है कि वैसे भी अपने अपक्षय के जो मौसम जलवायु के विभिन्न तत्वों को लघुकालिक या परिवर्तनशील अवस्था को कहते हैं। जब
जलवायु के प्रमुख तत्व वर्षा, तापक्रम, बादल, आर्द्रता, हवाएं, वायुभार, ये सभी तत्व अपक्षय करते हैं। किंतु प्रधान कारकों में वर्षा और तापमान ही हैं जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपक्षय का 70% भाग इन्हीं से होता है। पेड़ पौधे और जीव जंतु भी अपक्षय करते हैं और इन सभी कारकों से शक्तियों से स्थैतिक रूप से में जो तोड़फोड़, सड़ना गलना, टूटना फूटना होता है वही अपक्षय होता है। ये दो प्रकार का होता है, जो यांत्रिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय में पाले, वर्षा, तापमान की भिन्नता के कारण चट्टानें अपने स्थान पर पड़ी पड़ी टूटती फूटती रहती है और लेकिन चट्टान की संरचना में विभिन्नता नहीं आती, इसलिए खनिज तत्वों में कोई हेरफेर नहीं होता। इस प्रकार चट्टानों एक ही जगह पर विघटित होकर टुकड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को यांत्रिक या भौतिक अपक्षय भी कहते हैं। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। इसमें चट्टानों में जब ताप, पाला, कोहरा, वर्षा और आदि से जब पेड़ पौधे ही रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन हो जावे या टूट फूट हो जावे और उनके खनिज तत्वों का अनुपात बदल जावे, तो ऐसे अपक्षय को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। मतलब अनुपात जो बदल जाता है उस वो रासायनिक तरीका का होता है। पहला तो यही कि चट्टानों के खनिज तत्वों में अनुपात में परिवर्तन होने पर चट्टानों का विघटन और टूटना फूटना संभव हो जाता है। दूसरी बात, विघटन होकर रासायनिक परिवर्तन द्वारा चट्टान का चूरा बन जाता है और दोनों ही विधियों में रासायनिक अपक्षय होता है। इसमें वनस्पतियों के द्वारा भी, भूमि का स्वभाव के द्वारा भी और भूमि की ढाल, जलवायु परिवर्तन, चट्टानों की संरचना, इन पर आधारित होता है ये अपक्षय। अब वनस्पति की मात्रा कैसे क्या होती है उसमें हम बता सकते हैं कि विखंड मतलब वनस्पति वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विखंडन का कार्य कम होता है, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें बहुत कम आ पाती है और खुले पठारी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ताप की प्रचंडता के कारण अपक्षय अधिक होता है। इसी तरह भूमि का स्वभाव जो है, भूमि का स्वभाव का मतलब ताप अधिक ग्रहण करने की क्षमता, चट्टान में तोड़फोड़ होना अधिक होता है। वो जो चट्टान ज़्यादा ताप ग्रहण करेगी वही, जैसे काले पठारी जो क्षेत्र है उनमें ज़्यादा ऑब्जर्व करती है तो वो ज़्यादा अपक्षय होता है। भूमि का ढाल, अब ये देखते हैं कि सूरज की तेज किरणें भूमि का के अनुरूप भूमि का ढाल किस तरफ है। जब कम ढाल वाले क्षेत्रों में चट्टानों का संगठन होता है तो शीघ्र ही चट्टानें ढीली नहीं होती है और अधिक ढालों से भी तेज़ी से होता है। ऐसे ऊंचे पर्वतीय ढालों पर अधिक अपक्षय होता है और कम ढालों भागों में कम अपक्षय होता है। ऐसे जलवायु की भिन्नता भी, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है और ध्रुवीय जो जलवायु प्रदेश में रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है। इन क्षेत्रों में तेज ढालों पे पास टालुस के भंडार जो होते हैं ऐसे पंखनुमा आकृति में पहाड़ों की तलहटी में पाए जाते हैं, जो दिन रात्रि के तापमान में काफ़ी अंतर होने के कारण चट्टान दिन में फैलती है और रात में सिकुड़ती है और पानी बर्फ में बदल जाता है। इस प्रकार चट्टानों का अपरदन होता रहता है उससे। चट्टानों की संरचना मतलब बनावट और संगठन जुड़ा उसका, मतलब कमज़ोर और असंगठित जो चट्टानें हैं उन पर विघटन और का प्रभाव, मतलब अपघटन का प्रभाव ज़्यादा तीव्र गति से होता है, जबकि कठोर चट्टानों में विघटन का मतलब विखंडन का धीमा होता है। और घुलनशील चट्टानों में घुलनशील रंध्र चट्टानों में अधिक रासायनिक अपरदन अपक्षय होता है। ऐसे अपक्षय के तापमान, तुषारपात, जल, हवा, इन सब भी उनके लंबवत परतों में अधिक प्रभावित होने से ये अपक्षय की विभिन्न क्रियाएं होती है। अब अपक्षय के जो प्रकार हैं उसमें हम ले सकते हैं कि खंड विघटन, दूसरा पलवीकरण, तीसरा दानेदार विघटन, चौथा अंडाकृति विघटन,
तो ये अपरदन के 3-4 प्रकार हैं जिनमें चट्टानों की बनावट और हवा, सूर्यताप, पाले के विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो अपक्षय होते हैं। तो शुष्क और ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में भी अपक्षय होते हैं। तो वहाँ क्योंकि वहाँ तापमान और वर्षा में चट्टानों में तेजी से तनाव और संपीड़न होने के ज़्यादा वो रहते हैं। तो ये इस तरह के टाइप्स ऑफ अपक्षय है ना, वेदरिंग है। अब हम चट्टानों का जो स्थिति जो है वो इस तरह की होती है कि चट्टानों में जो विभिन्न प्रकार के जो भौतिक अपक्षय में जो शक्तियाँ हैं कौन कौन सी है, जो जिसमें जैसे पाला है, वर्षा है, वायु है, तापमान है, भार की कमी है, वनस्पति का होना है। ये ऐसी शक्तियाँ हैं जिनमें अपक्षय होता है। पाला जिन क्षेत्रों में पाला अधिक होता है वहाँ इस तरह की शक्तियाँ अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि पाला से जब पाला गिरता है तो चट्टानों पर दबाव पड़ता है और चट्टानें टूट फूट होती है और इस तरह के चट्टानों के टुकड़े टुकड़े होने से वो चट्टानें का अपक्षय होता जाता है। वर्षा भी कहीं तपती हुई चट्टान है उस पर वर्षा गिर जाए तो वो तड़क तड़क और इस तरह से हो जाती है चट्टानें, तो टूट फूट जाती है और इस तरह का अपक्षय होता है। वायु जब भी अपना काम करती है, जब हवा के थपेड़े आके चट्टानों से टकराते हैं तो उससे वायु अपक्षय हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह इस तरह का और मानसूनी प्रदेशों में वायु अपक्षय बहुत ज़्यादा होता है। रविधान चट्टानों परतों में धीरे धीरे वो विखंडित होती जाती है। तापमान भी चट्टानों को ऐसा टूट फूट करने में, जीर्ण शीर्ण करने में, जब चट्टानों की जॉइंटों में तापमान अंदर तक जाता है तो धीरे धीरे विखंडित होकर टूट फूट जाती है और ये अपक्षय होता जाता है। भार की कमी, अपक्षय में भार से इतना वो है कि मतलब दिखाई नहीं देता अपक्षय में भार, किंतु कालांतर में इसकी ही दरारों और संधियों जो जॉइंट्स होते हैं ना में पाले और का प्रभाव जो पड़ता है और इस तरह का जो अपक्षय जो जारी रहता है, ये दबाव मुक्त होने से अपक्षय होता रहता है। अब वनस्पति की भी जब मानव खान खोद कर चूहे और खरगोश पाटा लोमड़ी आदि चूहे भी बिल खोद कर और भूमि में खोद कर पेड़ की चट्टानों की दरारों को ढीले कर देते हैं तो वो अपक्षय होता जाता है। इसी तरह से रासायनिक जो अपक्षय है वो भी जलयोजन और कार्बनीकरण के रूप में दो तरह से होता है। इस तरह का है। अब अपक्षय का मानव जीवन पर जो प्रभाव है वो अपक्षय का प्रभाव जो मानव जीवन पर है वो मानव जीवन का आधार है अपक्षय, क्योंकि मनुष्य कृषि कार्य करता है, अनेक तरह के उद्योग आश्रित है, तो ये इनमें मिट्टी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अपक्षय से ही तो मिट्टी निर्मित होती है। अपक्षय से कण घुलकर एक स्थान पर एकत्रित होते जाते हैं तो खनिजों का एकत्रीकरण भी हो जाता है। ऐसे ही चट्टानों का मलबा अपक्षय होता है तो चट्टानों को में सड़क निर्माण सामग्री और सड़कों का निर्माण सामग्री और रेल पटरी और इन सब में वो फिर काम में आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूसंकलन और मलबा संकलन जो होता है उससे भी झीलें वीलें बन जाती है तो वो भी अपना प्रभाव छोड़ती है। इस प्रकार अपक्षय प्रभाव मानवीय उस पर वो रहता है। अपक्षय में द्वारा जो है इस तरह का जो हम दृश्य देखते हैं वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नमस्ते बच्चों।